गाइस आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस के पार्ट यानी कि भूगोल से करेंगे, जियोग्राफी से करने वाले हैं और ये चैप्टर नंबर 4 है। क्योंकि आपके टर्म 2 के एग्जाम की दृष्टि से जो है ये 4 नंबर चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो है इसको सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फिर एक रहेगा शॉर्ट टाइम क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जैसे वेरी शॉर्ट में 1 मार्क्स का रहेगा और शॉर्ट टाइप में 2 मार्क्स का। उसके बाद आपका रहेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपके यहाँ से 3 या 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। यहाँ से तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बताऊंगी जो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यानी कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी कि सबसे ज़्यादा चावल जो है किस देश में मतलब उत्पादित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा चीन। चीन के अंदर चावल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। आगे है मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, मनुष्य की जिस क्रिया से यानी जिस काम से उनकी आय बढ़ती है, कमाई बढ़ती है या उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से उन्नति की ओर जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आर्थिक क्रिया, ठीक है। यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है भारत की कुल आबादी का कितना भाग जो है कृषि पर आधारित है, यहाँ पर हो जाएगा 2/3। 2/3 भाग है जहाँ कृषि पर आधारित होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको याद रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। आगे है जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है, यानी ये बेचने के लिए नहीं, केवल अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए खेती करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं निर्वाह कृषि, ओके। निर्वाह कृषि कहा जाता है इसको, जो अपने फैमिली तक ही फसल को उत्पादित करता है, ठीक है। आगे है चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती है। देखिए, होता है कि चलवासी पशुचारण खेती जो है किस प्रकार की है, तो आंसर हो जाएगा ये आदिम निर्वाह कृषि है, ठीक है। क्या है, आदिम निर्वाह कृषि। एंड आगे क्वेश्चन से विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी विश्व में जो सबसे ज़्यादा मक्का को उत्पादित किया जाता है, चावल तो हमने देखा चीन, तो मक्का सबसे ज़्यादा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। देखिए, रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रेरी प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन से सुनहरा रेशा किसको कहते हैं, पटसन को कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, कपास को। वैसे कपास जो है ये सफ़ेद होता है, इसीलिए इसको सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। आगे है विश्व का कॉफ़ी कटोरा जो है उसको ब्राज़ील कहा जाता है, ठीक है। ब्राज़ील याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों का सही क्रम। देखिए, सबसे ज़्यादा तो चीन में होता है, उसके बाद भारत, उसके बाद जापान, उसके बाद श्रीलंका, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है देश में से चीन आता है, सेकंड पर भारत और थर्ड पर जापान आता है और फोर्थ नंबर पर श्रीलंका है, जो चावल के सबसे बड़े उत्पादन देश में आते हैं, ठीक है। आगे इनमें से कौन प्रमुख पेय फसल है, पीने वाला कौन है, तो आंसर हो जाएगा चाय और कहवा जो ये प्रमुख पेय वाला पदार्थ है। आगे क्वेश्चन दिया है जैसे यहाँ पर प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, जिसमें प्राथमिक क्रिया नहीं होता है। देखिए, कृषि भी प्राथमिक क्रिया है, खनन यानी खुदाई करके कोई भी चीज़ों को निकालना ये भी प्राथमिक है, पशुपालन भी प्राथमिक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैंक तो सेवा के काम आते हैं, तो ये तीसरे जगह पर आते हैं, यानी तीसरे क्रियाओं के अंदर आते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, जो प्राथमिक क्रिया नहीं है। आगे हमें इस खाली स्थान को फिल करना है, ठीक है। कृषि किस प्रकार की क्रिया है, यहाँ पर जैसे डैश है, इसके बाद भरना है, उसके बाद भारत की कुल भूमि का डैश प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कृषि योग्य है। और स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में डैश है, यहाँ पर खेती कहते हैं, किस खेती मतलब क्या खेती कहा जाता है। आगे चाय, कॉफ़ी, रबर डैश है, कृषि की फसलें हैं। आगे फिर यहाँ पर हमें दिया चावल, पहले हम एक एक करके भर लेते हैं इसको, ठीक। आंसर हो जाएगा कृषि जो है ये किस प्रकार का है, तो ये प्राथमिक क्रियाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे ये प्राथमिक क्रियाएं हैं, यहाँ पर भरा जाएगा प्राथमिक क्रियाएं। आगे है भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 57% कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से जैसे यहाँ ग नंबर में दिया है
कि स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस खेती के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झूम खेती। आगे है जैसे यहाँ पर दिया हमें चाय, कॉफी, रबर, यहाँ पर डैश है कृषि की फसलें, किस प्रकार कृषि की फसलें हैं? तो आंसर हो जाएगा चाय, कॉफी और रबर जो है ये रोपण कृषि है। ठीक है, रोपण कृषि याद रखेंगे, रोपण कृषि। आगे है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो हमने अभी भी जाना, ये क्या है? चीन है, चीन सबसे बड़ा है। आगे है खाली जगह सफेद सोना कहा जाता है, किसको? तो हमने देखा था कपास को। ठीक है, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। और सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, ये दो चीजें होंगी। तीसरी यहाँ पर जैसे यहाँ पर 6 नंबर पर दिया है, यहाँ पर विश्व का कॉफी कटोरा भी कहा जाता है, किसको? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील को। ब्राजील को विश्व के कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है। देन आखिरी वाला क्वेश्चन है हमारा कि चाय एवं कहवा क्या फसल है? तो आंसर हो जाएगा ये पेय फसल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेय में यूज़ किया जाता है पीने में, तो पेय फसल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको जो यहाँ पर 2 नंबर में पूछा जाता है या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन सब शुरू हो जाएगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। देखिए प्राथमिक क्रिया में क्या आती है? कृषि से संबंधित। ठीक है, और तृतीय में जैसे सेवाओं के काम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला, इनका डिफिनेशन करो, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय आर्थिक क्रियाओं के एक एक उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्रिया में क्या क्या होते हैं? कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि ये प्राथमिक क्रिया के अंदर आते हैं। द्वितीय क्रिया में जैसे आपका उद्योग हो गया, फैक्ट्री वगैरह आता है, ये सब होता है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण आदि वगैरह वगैरह आता है द्वितीय क्रिया के अंदर। ठीक है, आगे है तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया में क्या आते हैं? सेवा के काम आते हैं, जैसे बैंकिंग, यातायात, बीमा, संचार, विज्ञापन आदि ये तृतीय क्रिया के अंदर आते हैं। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर कृषिगत भूमि क्या है? कृषिगत भूमि किसको कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऐसे भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है, यानी ऐसे भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है उसे कृषि योग्य या कृषिगत भूमि कहा जाता है। ऐसे नहीं ना होता है कि कहीं आप कहीं रेत में खेती करने चले गए तो यहाँ पर खेती तो नहीं हो पाएगी, तो जहाँ पर खेती हो पाएगी उसको कृषिगत या फिर भूमि जो है कृषि कार्य के लिए जो उपयोग होता है इसको कृषि भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, देन आगे क्वेश्चन से यहाँ पर देखो कि 4 नंबर में क्या दिया है? जलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? यानी जलवासी पशुचारण जो है ये भारत के कौन से राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा जलवासी पशुचारण जो है भारत के राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। ठीक है, कहाँ? राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। आगे किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? किस प्रकार की कृषि में? तो आंसर हो जाएगा वाणिज्य कृषि में होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर इसमें दिया है 6 नंबर में जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो कहाँ देश में जो कौन कौन से देश में जो है जूट का जो है मतलब कि उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे बात करते हैं चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम, इसकी खेती होती है, यानी कि मतलब कि जूट की खेती होती है। तो सबसे प्रमुख तो भारत और बांग्लादेश हो गया। इसके अलावा दूसरा अगर देश की बात करें तो चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और वियतनाम, यहाँ पर भी खेती की जाती है लेकिन भारत और बांग्लादेश से कम मात्रा में। ठीक है, आगे कृषि से आप क्या समझते हैं? यानी कृषि से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की फसलों जो उत्पादित करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे कि गेहूँ हो गया, चना, चावल, कपास तथा गन्ना आदि को भूमि पर उगाने की जो क्रिया होती है, जो भी काम होती है उसी को कृषि कहा जाता है। जैसे कई अन्य जो क्रियाकलाप होती है जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं किससे कहते हैं? तो यहाँ पर मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है यानी इनका इनकम बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है
तो उन्हें ही आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। मनुष्य में यानी जिन काम से अपनी आय को बढ़ाती है या उनकी आर्थिक जो है उन्नति की ओर आती है, तो उसी को कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं। ओके, आगे है जैसे 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो रेशेदार फसलों के नाम लिखे। तो दो रेशेदार फसलों, एक तो जूट है और एक कपास है, याद रखेंगे, दो ही ऐसे रेशेदार फसल होते हैं। आगे दो वे फसलों के नाम लिखे पीने वाला, एक तो चाय है और एक कहवा है जिसको हम लोग कॉफ़ी कहते हैं, ठीक है। यही पेय पदार्थ है दो। उन कारकों के नाम बताए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक है? पहले तो अनुकूल स्थलक रीति, दूसरा है मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक है। ये कारक ही कृषि को प्रभावित कर रहे हैं, ये दोनों कारक। आगे है यहाँ पर जैसे दिया, मिश्रित कृषि क्या है? तो आंसर जब किसी कृषि यानी कि जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तब उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कि खेती के अलावा अगर आप पशुपालन भी करते हो तो आप मिश्रित कृषि के अंतर्गत आते हो, इतना समझ लीजिए, ठीक है। आगे है रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि में वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला आदि अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है, उसे रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। जो रोपण कृषि है ये किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। आगे यहाँ पर जैसे दिया जैविक कृषि क्या है? तो जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, उसी को जैविक कृषि कहा जाता है। आगे क्वेश्चन 15 नंबर में बोला हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति कृषि में अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम है, उसी को हरित क्रांति कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अच्छी बीज, खाद तथा सिंचाई की मदद से उत्पादन जो है काफ़ी बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में उगाए जाने वाले 3 प्रमुख रेशेदार फसलों की सूची बनाएं। यानी जो विश्व में उगाई जाती है वो 3 प्रमुख फसलों के यानी रेशेदार फसलों के नाम बतानी है। पहला है कपास, दूसरा है जूट और तीसरा है क्या? पटुआ, जिसको सन भी कहा जाता है। ये 3 ऐसी चीज़ हैं जो रेशेदार फसलें होते हैं और प्रमुख भी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है मक्का के मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो हमने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये मक्का के सबसे बड़े उत्पादक देश है। उसके अलावा चीन, ब्राज़ील और मेक्सिको और भारत में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होता है, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया कृषि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, कृषि कितने प्रकार की होती है? तो कृषि 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है निर्वाह कृषि, दूसरा होता है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि जो होता है वो केवल अपने फैमिली तक ही सीमित होता है, उसके लिए ही उगाता है। और वाणिज्य कृषि ये बेचने के लिए उगाते हैं, अपने के लिए तो करेगा ही करेगा, दूसरी बात वो देश में बेचने के लिए यानी कि बेचने के लिए फसल को उगाता है, इसको वाणिज्य कृषि कहते हैं। तो कृषि 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आता है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक है, जो आपको पूछा जाएगा नंबर मतलब कि ज़्यादा मार्क्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आंसर हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण और औजारों जैसी खेती करता है, श्रम की प्रधानता रहती है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है, वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई आगे वर्षा में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में ही होता है। जैसे भारत एक संघन आबादी देश है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आती है। जैसे चीन में सबसे ज़्यादा आबादी है, उसके बाद भारत यह सेकंड स्थान पर आता है। जैसे यहाँ पर बोला भारत एक संघन आबादी देश है, यहाँ कृषि जोतों का आकार भी काफ़ी छोटा होता है। इन्हीं कारणों से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। यहाँ का मुख्य फसल चावल है, गेहूँ, मक्का, तिलहन या दलहन भी बात करते हैं, अन्य फसलें हैं जो भारत के अंदर भी उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में भी प्रचलित है, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से हमारा मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं या किन देशों में प्रचलित है? तो देखिए यहाँ पर मिश्रित कृषि में हमने जाना फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि मतलब कि पशु को पालन करेंगे तो दोनों को मिला के मिश्रित कृषि कहा जाता है, ठीक है। तो ये किन देशों में प्रचलित है तो समझते हैं यहाँ पर। इनमें भूमि का उपयोग फसल उत्पादन तथा मवेशियों के लिए चारा उत्पादन के लिए होता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तब उससे मिश्रित कृषि कहा जाता है, उसे कोई मिश्रित कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विकसित
देशों में पाई जाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं दक्षिण अफ्रीका में यह कृषि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, भारत के अंदर नहीं। ओके, एंड आगे क्वेश्चन से थर्ड नंबर इसमें बोला है कि विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, कारण बताएं आखिर क्यों, यानी अलग अलग फसल अलग देशों में क्यों उगाई जाती है, एक ही फसल को क्यों नहीं उगाया जाता। मेन कारण है मृदा तो अलग अलग होती है, वहाँ के तापमान भी टेम्परेचर भी अलग अलग होते हैं, पानी की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। सूर्य की प्रकाश तो हालांकि हर जगह मिलते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी भी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। जैसे विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए अलग तरह की मृदा, वहाँ के तापमान, पानी की उपलब्धता, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रदेशों की स्थलीकृत में अंतर होता है, साथ ही साथ प्राकृतिक दशाओं में भी अंतर होता है, जिस कारण विभिन्न फसलों में मतलब विभिन्न फसलें विभिन्न देशों में उगाई जाती है, यानी अलग अलग फसल अलग अलग देशों में उगाई जाती है, एक ही तरह की नहीं। मेन बात तो ये है कि वहाँ के टेम्परेचर कितनी है, वहाँ की सॉइल मतलब कि मिट्टी किस प्रकार की है, पानी की उपलब्ध किस आधार पर है, क्या वो मतलब फसल पकने तक करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, इसी के अंतर के आधार पर ही अलग अलग देशों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है, ठीक है। आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में फसलों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक है जो फसल को प्रभावित इफेक्ट कर सकता है। तो पहली बात यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन इसका आंसर, किसी क्षेत्र में फसल को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो निम्न है। जैसे में भूमि की उपलब्धता पर होता है, दूसरी जलवायु की दशाएं किस प्रकार है, इससे फसल प्रभावित होती है। तीसरी है विभिन्न प्रकार का मृदा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और चौथी है सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार है। और सबसे मतलब कि सबसे लास्ट वाला और सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें पूंजी, यानी कितने पूंजी पर किस फसल को उगाया जाता है। और श्रमिकों की उपलब्धता के आधार पर फसलों जो है इफेक्ट हो जाता है, यानी कि प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर अंतर, जो आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये अंतर आपको बिल्कुल याद रखना है इस बात को, ठीक है। निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट करें, क्या है इन दोनों में। तो निर्वाह कृषि देखिए और वाणिज्य कृषि दोनों में अंतर, जैसे इसके अंतर्गत फसलें छोटे खेतों में घर के लोगों की सहायता के लिए किया जाता है, यानी अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है, इसी को निर्वाह कृषि कहते हैं। लेकिन अगर हम वाणिज्य की बात करें तो ऐसी कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलों को पैदा करते हैं ताकि अपनी आय बढ़ा सके, उसको वाणिज्य कृषि कहलाती है। आई होप ये पहला रीजन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है अधिक आबादी वाले देशों में जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है, मुख्यतः खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए, यानी खुद के लिए, ठीक है। अगर बात करें जैसे यह बड़े बड़े फर्मों पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, जैसे चाय हो गया, रबर, गेहूँ, कहवा आदि कृषि इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा गहन कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक और तृतीय क्रियाओं में क्या अंतर है, दूसरा वाला को हटा के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, पहले देख लेते हैं प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया। जैसे देखिए प्राथमिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि प्रकृति से है, मत्स्य और संग्रह, ये आपका प्रथम क्रिया के अंदर आता है। और तृतीय क्रिया में क्या क्या आते हैं, जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा के कार्य, यानी इन दोनों को सेवा के कार्य का सहयोग प्रदान करती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तृतीय क्रिया के अंदर रखा जाता है। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन आदि इसके उदाहरण है तृतीय क्रिया के अंदर। आगे है इन क्रियाओं में परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। ये जो प्राथमिक क्रिया है इसमें परिवार जो है मिलकर काम करते हैं और इसमें बहुत से लोगों को मिलाकर कार्य कराया जाता है, जैसे लोगों को ले जाया जाता है काम पर और ये मतलब ज़्यादा उत्पादन हो सके इसीलिए लोगों को लगाया जाता है, ठीक है। आगे ये विकासशील देशों की पहचान है, ये विकासशील देशों की पहचान है और ये विकसित देशों की पहचान है, ठीक है। इन दोनों में यही अंतर है। अब आते हैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इनको करते चलिए क्योंकि ये आपके सीधे 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है स्थानांतरी कृषि की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो यहाँ पर देखिए स्थानांतरी जो कृषि है इनकी क्या विशेषता है, पहले इनको देखते हैं। यह कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है। इस प्रकार की कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में की जाती है। किसान किसी एक जगह के वृक्षों को काटकर और जलाकर साफ कर लेते हैं तथा राख को मृदा में मिला देते हैं।
ठीक है, 3-4 वर्षों तक वहाँ कृषि कार्य करता है। मृदा की उर्वरा शक्ति जैसे ही कम हो जाती है, वो बाद में किसान दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाए, दूसरी जगह ट्रांसफर कर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, या अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं। ये कृषि, कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, और ये जंगली एरिया में ही होती है, पहाड़ों एरिया में ही होती है। ठीक है, आगे है, गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखिए। उनके लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले देखते हैं, वर्धन काल में माध्यम वर्षा एवं माध्यम तापमान, अपवाहित दो माटी मिट्टी, फसलें पकाने के समय पाला रहित रातें तथा तेज धूप आदि गेहूं उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं। अब इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन सा है? सबसे पहले तो दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत प्रमुख देश है गेहूं को उगाने के लिए। ठीक है, भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाई जाती है। भारत में गेहूं जो है किस ऋतु में उगाई जाती है? शीत ऋतु में, हल्का हल्का ठंडा लगता है उस टाइम। ठीक है, आगे चावल उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखिए चावल उत्पादन के लिए। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। एक तो मिलेगा आपको चावल या गेहूं, तो इसको याद करके चलना है। या विश्व की मुख्य खाद्य फसल है तथा उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उच्च तापमान, अधिक वर्षा, ये चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिनमें जल रोकने की क्षमता हो, ऐसे जगह पर, ऐसे मिट्टी पर उगाया जाता है। जैसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चीन का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद भारत आता है, उसके बाद जापान, में श्रीलंका, मिस्र है। ठीक है, उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों में एवं बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती, क्योंकि यहाँ पर अच्छी है मिट्टी भी और जलवायु भी। आगे चाय उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों का नाम लिखिए। इन तीनों में से पांचों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल याद कर लेना। चाय विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय है, या बागानों में उगाई जाती है। ठीक है, या बागानों में उगाई जाती है। इनकी भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए आपको 5 मार्क्स तभी मिलेंगे, आप इन सारे चीज़ों को एक एक करके लिखते हो। आगे है ठंडी जलवायु, वर्षा भर उच्च वर्षा जो असम वितरित यानी वितरित हो, सुअपवाहित हो, दोमाटी मिट्टी एवं मंद ढाल हो। चाय के पौधों से पत्तियों को तोड़ते समय अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक एक पत्ते को निकाला जाता है। और ये कौन कौन से देशों में होते हैं? सबसे पहले चीन, भारत, श्रीलंका, कीनिया, तुर्की, इंडोनेशिया और वियतनाम, इस जगह पर सबसे ज़्यादा होती है। एंड आगे क्वेश्चन से जैसे यहाँ पर दिया है, भारत में चाय और कॉफ़ी के वितरण का वर्णन करें। ये भारत के अंदर। ठीक है, जैसे चाय, भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम में, जो ब्रह्मपुत्र घाटी यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, यानी कि जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार में है, मतलब भारत के अंदर। ठीक है, चाय का। दक्षिण भारत में चाय तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी घाट की निचले ढालों पर तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर उगाई जाती है। दक्षिण भारत की बात करें, पश्चिम भारत की अगर बात करें, ठीक है, सॉरी, दक्षिण भारत की अगर बात करें। आगे बात करते हैं कहवा यानी कि कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी का उत्पादन दक्षिण भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, केरल, नाडु हो गया, केरल हो गया तथा आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो गाइस हमने यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर का आएगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताया गया, यानी कुल मिला के कितने मार्क्स होते हैं आप समझ सकते होंगे। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखते चलते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है नहीं, और आप यहाँ से बिल्कुल आराम से 10 मार्क्स तो हासिल कर ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू।